गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग एक पिछली वाली क्लासेस में हमने चर्चा की थी कि शायद यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए। आज कई सारा प्रश्न था कि 10th के बाद तैयारी की स्टार्टिंग कैसे किया जाए, किस किस एग्जाम के थ्रू क्या एक वेज होंगे, रास्ता क्या हम अपनाएं इसके लिए, उस पर प्रश्न आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कहा जाता है 10th के बाद आप अपने करियर पाथ को किस ओर ले जाएं, 10वीं के बाद किस ओर आप ले जाएं, कैसे तैयारी की शुरुआत करें। देखो, सामान्यतया नौकरी यदि नौकरी के लिए करनी हो तब तो कोई मुद्दा नहीं है, तब तो आप किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नौकरी में यदि आप एक रॉयलनेस चाहते हैं कि जहां आपको लगे कि एक पावर, प्रेस्टीज, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, ये सारी चीजें आपको मिले, तो इसके लिए ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब। ए ग्रेड है अच्छी, तैयारी आपको एक ही करनी चाहिए, कम से कम लक्ष्य तो अपना छोटा नहीं ही करना चाहिए। कहा जाता है यदि सपने में ही सोचे तो कुछ बड़ा सोचो, सपना में भी हम छोटा क्यों सोचें। और तब बेनिफिट ये होगा कि जब आप लक्ष्य ऊंचे रखोगे तो ऑलरेडी है कि आपकी प्राप्ति भी ऊंची ही होंगी। यदि लक्ष्य आपकी छोटी होंगी तो आपकी प्राप्तियां भी छोटी ही होंगी। कहा जाता है चूहे के दौर में जीतेगा भी तो कौन जीतेगा, चूहा ही तो जीतेगा। तो आपको चूहे के दौर में जीतना नहीं है, आपकी जो लक्ष्य है वो काफी ऊपर रखने हैं। तो आज की क्लास में हम यही चर्चा करवाएंगे कि 10th के बाद जो आपके जीवन का एक निर्णायक स्तर होता है, एक डिसाइडिंग मोड होता है, उस पर्टिकुलर मोड के बाद आपको कैसे आगे बढ़नी चाहिए, इस मुद्दे पे हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, 10th के बाद आप अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि किस ओर आपको जाना है, आइदर साइंस या फिर आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम। जिस भी स्ट्रीम के थ्रू जाएंगे हम ए ग्रेड की जो जॉब है उसकी ओर बात करते हैं। तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप साइंस की ओर आते हैं या कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, 3 फॉर्मेट्स में आते हैं। यदि आप साइंस रखते हो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो बेसिक सा बैकग्राउंड है वो तो डिफरेंट है ही, वो तो सबको पता ही है। इसके अलावा किस अति उच्च फील्ड में, एक अति उच्च रेपुटेटिव फील्ड में आप कैसे जाएं ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग बनने का करने का जो आपका सपना है उससे भी कुछ आगे की उड़ान आप भर सकें, कैसे पहुंच सकें। तो साइंस में बेसिक्स आपको पता ही है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ये जो टर्म्स हैं ये तो हैं ही। कॉमर्स रखते हैं तो आप सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की चर्चा करते हैं। आर्ट्स वाले के पास तत्काल कोई विकल्प नहीं होता है। हम इससे बियॉन्ड जो ट्रेडिशनल हमारी सिस्टम्स हैं, ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, सीए की तैयारी करना, एक्सेट्रा, इसकी अपनी एक गरिमा है। इस गरिमा के बाहर आप अलग क्या कर रहे हैं। कई बार 2 कंडीशंस होते हैं, आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते या तो वो एग्जाम किसी कारणवश नहीं निकला। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि हम अपने कई सालों को इसके पीछे गुजार देते हैं कि आईटीज हमारा निकले या हमारा मेडिकल निकले, लेकिन ओवरऑल जब जिस रिजल्ट पे पहुंचते हो, मान लो 5 साल के बाद आप मेडिकल में नीट में क्वालिफाई कर ही जाते हो या 5 साल के बाद आईटीज में तो खैर चांस खत्म हो गया। मान लो आप इतने आगे जाने के बाद यदि उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चले ही जाते हो तो ओवरऑल आपको गेन क्या होता है। तो उससे बेहतर है कि उसी लायक, उससे अधिक रेपुटेटेड या कम से कम एटलीस्ट उससे कम तो नहीं ही, ऐसी जो अन्य कंडीशंस हैं उसमें आप उस ओर जाएं और अपनी करियर पाथ को उस ओर डाइवर्ट करें ताकि वहां जाएंगे तो आपको इस रेपुटेशन की कमी फील नहीं होगी। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा आप सबसे पहले जब आप 12 में जाएंगे, 10th के बाद 12 में एक एग्जाम होता है एनडीए, इसको कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। ये जो एनडीए का एग्जाम है इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों ही बच्चे बैठ सकते हैं। एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और इस एनडीए एग्जाम के थ्रू आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपकी बहाली होंगी, 5 साल की ट्रेनिंग होंगी, यहीं से आपको ग्रेजुएशन करवाया जाएगा 5 ईयर के बाद। और इस एग्जाम के बाद जब आप निकलेंगे तो एक व्यक्तित्व आपका, एक पर्सोना, आपकी इतनी उच्च पर्सोना मिलेंगी। और वैसे भी जॉब की पोस्टिंग भी होगी तो ए ग्रेड का होगा। ए ग्रेड के जॉब होने के बाद आप इंजीनियरिंग या मेडिकल भी करते हो तो स्कोर के थ्रू भी, सीडीएस के थ्रू आप यहां पहुंचने की कोशिश करते हो। यहां आप 12 के बाद ही एनडीए के थ्रू यहां पहुंच जाएंगे। और जो एनडीए का सिलेबस है वो कुछ इस तरह सिलेबस है जनरलाइज्ड पैटर्न पे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, जनरल स्टडीज आते हैं। और ये जो जनरल स्टडीज हैं ये सामान्य जनरल स्टडीज होता है, किसी स्पेसिफिक विषय की विषयगतता की जरूरत नहीं होती। उदाहरण स्वरूप हम बात करें, जो लोग नीट या मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं, नीट या इंजीनियरिंग की तैयारी कर चुके हैं, यदि उनकी तैयारी की धार अपने सब्जेक्ट में थोड़ी सी कम भी हो तो जो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की लेवल होती हैं वो इसके तुलना में काफी कम होती हैं। हाँ, इसको कंपेंसेट कहां से किया जाता है, जीएस से, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। यदि आप वहां पढ़ रहे हैं तो आप एनडीए आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद एक एसएसबी होती है, उसको
क्रैक करेंगे आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन मिल जाएंगी। तो एक एनडीए का एग्जाम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट कि अभी तक एनडीए में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लड़कियों की एंट्री नहीं थी। पिछली बार, इस बार से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी नोटिफिकेशन माना और इस बार से एनडीए में गर्ल्स की भी एंट्री अलाउ हो गई। और एक बात और भी समझिए कि लड़की को इसलिए ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है कि हमारे यहाँ एक जेंडर बाइस्डनेस है। जितनी भी नौकरियां हैं पुरुष की वर्चस्व है उसमें, उस वर्चस्व को समाप्त करने के लिए, समाप्त इन द सेंस नेगेटिव सेंस नहीं, समाप्त मतलब एक जेंडर बैलेंस को भी बराबरी करने के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और भी बेहतर होगा, आप एनडीए के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। अब जब एनडीए का स्टेज आपका 12 के बाद क्रॉस होगा और मान लो आप यहां नहीं सेलेक्ट हो पाए किसी भी कारणवश, क्योंकि एग्जाम ये कॉम्पिटिटिवनेस है, यहां ये नहीं होता कि डिग्री है कि आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्रॉस कर लेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएंगी। सपोज किसी कारण से यदि आपको यहां इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो आपको परेशान नहीं होना है, बार बार इसके लिए कई बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 12 क्रॉस करते हैं आप ग्रेजुएट होंगे, चाहे आप ग्रेजुएट जहां से होंगे, ग्रेजुएशन आपकी जहां से भी हो रही हो, या तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल, या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे। यदि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी होंगे, किसी भी कंडीशंस में होंगे, इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होता है सीडीएस। सीडीएस के थ्रू भी आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं और सीडीएस में भी यही सिलेबस है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज। जो मैथ्स भी हैं वो 10th लेवल के मैथ्स आते हैं, रीजनिंग भी 10th लेवल के ही आते हैं, इंग्लिश भी 10th लेवल के ही आते हैं, और जो जीएस का सेक्शन है जो आप यहां पढ़ेंगे, जीएस का सेक्शन भी कुछ वैसा ही होता है। और सीडीएस से भी आपकी पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट के लेवल पे ही। हाँ, अंतर यह है कि एनडीए से जाते तो 5 साल की ट्रेनिंग होती और यहां जब आएंगे तो 3 साल की ट्रेनिंग होगी। मतलब यह है कि टाइम आपको खराब नहीं होगा, इसीलिए आपको बार बार बैठ के तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनडीए में आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में आइए, ग्रेजुएशन में के टाइम जब तक आपकी उम्र बची हुई है तब तक एनडीए दीजिए, नहीं हो रहा है आप सीडीएस के थ्रू आ सकते हैं उसी पर्टिकुलर पोस्ट पे। वहीं हाँ, फायदा ये होगा कि आपने 3 साल यहां बिताई है ग्रेजुएशन में, तो यहां भी आपका 2 साल कम हो गया, यहां 5 साल का ट्रेनिंग था, यहां 3 साल की ट्रेनिंग है। एक तो एनडीए और सीडीएस। इसके बाद दूसरा तरीका है, इसी में यूपीएससी के अन्य एग्जाम भी हैं जो अब जिसकी तैयारी यदि आप यहां करते हैं तो आप इन्हीं जनरल स्टडीज के दम पे 10th लेवल के सारे सब्जेक्टों के दम पे और अन्य एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वो कौन सा है? एक एग्जाम होता है सीएपीएफ। सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इनसे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, पैरामिलिट्री के कमांडेंट या बड़े ऑफिसर बनने के लिए जो सिविल में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट होती है, कुछ वैसे ही पुलिस पोस्ट में यहां असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट होता है। आप इन पे भी जा सकते हैं, ये एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है और इसका भी जॉब ग्रेड ए ग्रेड है, जहां आप गैजेटेड रैंक पे मिलता है आपको। ठीक है, तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस हो ही गए। इसके बाद हम बात करते हैं तो एफकैट एक एग्जाम होता है, ये आर्मी की ओर एफकैट में जा सकते हैं, यहां भी यही है। उसके बाद कुछ हम सिविल सेक्टर की ही बात कर लें तो सिविल में भी कई एग्जाम हैं, सिविल के एग्जाम्स की चर्चा कर लें तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां समझो सिविल में किस तरह आ सकते हैं। सिविल में एक एग्जाम होता है ईपीएफओ, यहां भी आप असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी और रॉयल जॉब है, यूपीएससी के थ्रू आप यहां भी पहुंचेंगे। ईपीएफओ के बाद आपके पास एक जॉब का ऑप्शन होता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी भी ग्रेजुएशन स्तर पे एक अच्छी सी जॉब, जासूसी करना, जिसको जासूसी में मजा आ रहा होगा, जिसको लगता होगा हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, एसीआईओ की पोस्ट होती है, अच्छी ग्रेड पोस्ट होती है, आप यहां इस पोस्ट पे भी जा सकते हैं, आईबी में सेलेक्ट हो सकते हैं। एसएससी और रेलवे तो कॉमन ही चीज है, सबको पता होगा, इसलिए हम उसकी डिस्कशन हमें करवाने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी, रेलवे, बैंक बहुत आसान, वहां आप जा ही सकते हैं। तो ईपीएफओ, उसके बाद हम बात करते हैं आईबी में आ सकते हैं। इसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, प्रत्येक स्टेट्स का अपना एक एसपीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहां भी आप एसडीएम और डीवाईएसपी के पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। एसडीएम एंड डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जो पद हैं ये भी ए ग्रेड की पोस्ट हैं, काफी रिस्पेक्टिव एंड रेपुटेटेड पोस्ट हैं, पेमेंट वाइज भी आपकी काफी अच्छी पोजीशनिंग है, सारी कुछ यहाँ बहुत अच्छी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 10th के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 10th के बाद इन फॉर्मेट में तैयारी कर लेंगे,
या 10th तक की जो चीजें आपने तैयारी की है तो किसी विषय विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की यदि तैयारी आपने की है और नहीं हुआ, या आपको लगता है कि उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं है, आप किसी डिसिसिव पोस्ट पे जाना चाहते हैं जहां आप बड़े स्तर पे बदलाव लाने में सक्षम होंगे, तो आपके लिए ये एग्जाम महत्वपूर्ण है। आप इन एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग से बहुत कम मेहनत में आप उसके बराबर के पोस्ट, यहां तक कि उससे अधिक प्रतिष्ठा और गरिमा वाले पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। जो कि आपको पता हो, कई डॉक्टर और इंजीनियर भी होते हैं जो सीडीएस में बैठते हैं, इसके थ्रू अफसर बनते हैं, यूपीएससी में बैठते हैं, यूपीएससी के थ्रू अफसर बनते हैं। यहां आपको बिना मेडिकल इंजीनियरिंग किए हुए इन एग्जामों तक क्रैक करने का मौका मिलेगा। सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो यूपीएससी के एग्जाम तो है ही, इसकी चर्चा तो हमने पहले ही किया था कि कैसे इसकी तैयारी करें। हाँ, इस तैयारी के साथ साथ आपके ऑप्शंस इतने अधिक हुए। ईपीएफओ हो गया, आईबी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, और स्टेट पीसीएस सोचो कितने हैं, 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया में जितने भी हैं, हर स्टेट में हैं खास करके, और हर एक व्यक्ति तमाम स्टेट्स में भर सकता है कुछ लिमिटेशंस के साथ। जैसे महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए, तो मान लो महाराष्ट्र छोड़ भी दें, तो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 4-5 स्टेट तो कम से कम मिलते ही हैं। आप इन स्टेट्स में आराम से तैयारी के साथ जा सकते हैं। तो हमने क्या कहा, 10th के बाद फाइनल समरी के रूप में आपको सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी विषय वस्तु की मजबूती से तैयारी करें, जो भी आपका लक्ष्य है उसकी ओर जाएं। यदि आप वहां सफल नहीं होते हैं तो आपको वहां रुक के प्रतीक्षा नहीं करनी है, अपनी करियर ग्राफ को आगे ही बढ़ानी है, अपने एजुकेशन को कैरी ऑन करनी है। आप मान लो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो या आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, और यदि मेडिकल इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन तत्काल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए 5 साल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, आपको लगता है कि आपके पास 12 के लेवल पे कोई ऑप्शंस नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल हमने क्या दिया, एनडीए। आप इस एग्जाम में जा सकते हैं। इसकी सिलेबस क्या होंगी, हमने कहा सब में जितने भी एग्जाम की आज हमने चर्चा करवाई सब में वही है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और सबकी जो लेवल है वो केवल 10th लेवल की है। ऐसा नहीं है कि कोई पीएचडी किया हुआ व्यक्ति ही इसमें आ सकता है, सारे 10th लेवल तक की ही है। आप यदि अपनी चीजों को इंटीग्रिटी के साथ फॉलो अप करते हो तो यहां आप निकल सकते हो एनडीए। एनडीए के बाद फिर आपका ऑप्शन होगा सीडीएस, फिर इसके बाद ऑप्शन होगा एफकेट, फिर हम इसके बाद आते हैं तो कौन होगा, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, ये एग्जाम। इसके बाद हमने बात की सिविल में, तो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो है ही, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसमें सब विषय के लोग बैठ सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद यूपीएससी का स्पेशल एग्जाम भी होता है। स्पेशल एग्जाम का मतलब ये हुआ, यदि आप मेडिकल में भी हैं, आप मेडिकल में हैं, तो इसका कंबाइंड या यूपीएससी का मेडिकल सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, जहां दिल्ली में या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या मेडिकल ऑफिसर के रूप में आपकी बहाली होगी, जहां प्रशासक बनने जाएंगे। इसमें कौन सा होगा, मेडिकल एग्जाम होगा इसका, जिसमें डॉक्टर ही बैठ सकते हैं, स्पेशल एग्जाम्स हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होती है यूपीएससी का, यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप जा सकते हैं। जो लोग इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे उसे इकोनॉमिक सर्वे में वो आ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज में, ठीक है। ये कुछ स्पेशल एग्जाम्स हुए। इसके बाद हमने क्या कहा, आप स्टेट पीसीएस सारा आपका खाली ही है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी हैं हर एक स्टेट, और सिलेबस ये ध्यान रखिए सबका कमोबेश सिलेबस सेम ही है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 28 है। अब इस कंडीशंस में आए तो सिलेबस क्या क्या है, थोड़ा ये ध्यान रखिए। जो इन एग्जाम्स के कॉमन सिलेबस हैं, सब के कॉमन सिलेबस में ये है कि जनरल साइंस की लेवल क्या होंगी, 10th लेवल तक ही होंगी। इसीलिए जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए बहुत बेनिफिट, जो लोग नहीं भी हैं उन्हें भी कोई समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि 10th तक साइंस सब पढ़ता ही है। जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, इसकी भी लेवल 10th तक की ही होती है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीनों ही हिस्ट्री हमें पढ़ना है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये बहुत बड़ी नहीं है, इसमें भी आप ये मत सोचना कि इसमें पीएचडी करने की जरूरत होगी, पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी। यहां इस हिस्ट्री में भी सारे के सारे 10th लेवल की। फिर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में क्या होगा, वर्ल्ड एंड इंडियन, ये बहुत मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद कौन होगा, पॉलिटी आएगा, कैसे शासन व्यवस्था हमारी चलती है। इकोनॉमिक्स आएगी, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, ठीक है।
ये जो सब्जेक्ट्स हैं पर्यावरण एनवायरनमेंट होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हमने लिखा है कोई भी ऐसा नहीं है कि आप एक न्यू सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको नई तैयारी करनी होगी। 10th के लेवल पे यदि आपने इसको ठीक से तैयारी किया है तो आराम से कवर हो जाएगा। इस एग्जाम में हम लोग आपकी मददगार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। तो हम लोग अपने चैनल पे अब के बाद से लगातार प्रायशः डेली या कभी कभार अल्टरनेट डे पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में इन जनरल चीजों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपने करियर गोल को आराम से फॉलो अप परस्यूट कर सके, आप वहां उस चीजों तक पहुंच सके जो आपका लक्ष्य है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए यहीं तक। आप ध्यान रखिए कि जिस भी आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम को 10th के बाद दीजिए। 12 में सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इससे बहुत ज्यादा बॉदरेशन की जरूरत नहीं है। तुरंत करियर पाथ स्विच करिए और ऐसी अपनी जो आपकी डायमेंशंस हैं, एरेनाज हैं, उसको इतना ब्रॉड करिए कि कभी आपका एरिया लिमिटेड नहीं हो जाए कि आपने मेडिकल की बात की तो केवल मेडिकल ही हो रहा है, इंजीनियरिंग की बात की तो केवल इंजीनियरिंग की ही बात की है, या आपने आर्ट रख लिया तो आपका जीवन अंधकारमय हो गया। ऐसा मत सोचिए, आपके पास हमेशा ऑप्शंस हैं। और एक ही तैयारी के साथ ये भी नहीं है कि आपको इन स्विचिंग करने में कई सारी समस्याएं होंगी कि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चीजें पढ़नी होंगी। आप 10th के बाद से इनको साथ साथ तैयारी करते चले जाइए। जो आपका सिलेबस है वो तो पढ़िए ही, छोटा छोटा टॉपिक्स हम लोग यहाँ कवर करवा देंगे ताकि एक साथ इंटीग्रल वे में तैयारी होंगी और कहीं ना कहीं सब जगह आप एक ग्रेड नौकरी में पहुंच जाएंगे, जहां आपकी रॉयलनेस, जो आपकी इंटरनल जो एक लेगेसी थी, जो आपकी इंटरनल एक एडमायरेशन था, एक पोटेंशियल है, उसको एक प्रॉपर बैलेंसिंग कंक्रीटाइजेशंस मिलेंगे। आपकी जो प्रॉपर एडमायरेशंस है वो उसका फुलफिलिंग होगा, आप उच्च पद तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।